जो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम संविधान के भाग 14 जिसका शीर्षक था संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 के अंतर्गत जो शीर्षक था वो सेवाएं। जो लोक सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की। नंबर 1 अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। नंबर 2 केंद्रीय सेवाएं। और नंबर 3 राज्य की सेवाएं। तो सेवाओं के अंतर्गत 3 तरीके की सेवाएं आती हैं। अब जानते हैं अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत IAS, IPS और IFS, ये जो 3 सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो IAS है उसको पहले ICS नाम से जाना जाता था। तो कभी कभार सवाल ये आ जाता है कि भारत में प्रथम ICS परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत में जो प्रथम ICS परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने 1864 में जो है ICS की परीक्षा पास की। अब कभी कभार जो ये भी पूछ देता है कि जो IPS और IAS ये जो स्वतंत्रता से पूर्व इनको किन नामों से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व जो IAS है उसे ICS नाम से जाना जाता था और जो IPS है उसे IP नाम से जाना था। IP नाम से जाना जाता। तो IP इंडियन पुलिस और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसके बारे में भी जो है इंडियन जो शब्द का इस्तेमाल कब किया गया और इससे पूर्व आई के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो 1926 से पूर्व जो आई के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था इंपीरियल। और 1926 से इंपीरियल के स्थान पर इंडियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हमने इन बातों को भी जाना। अब बात करते हैं केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत। तो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत केंद्रीय रक्षा सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, विदेश सेवा और विदेश संचार सेवा,
डाक सेवा और रेलवे सेवा। रेलवे सेवा के अंतर्गत रेलवे लेखा सेवा और रेलवे ट्रैफिक सेवा। तो रेलवे ट्रैफिक सेवा और रेलवे लेखा सेवा, इसके अंतर्गत दो प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। अब इसी तरीके से राजकीय सेवाओं के अंतर्गत इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से जो राज्य के लिए सेवाएं होंगी वो राजकीय सेवा हो जाए। तो राजकीय सेवाओं के अंतर्गत भी जो है प्रशासनिक सेवाओं और पुलिस सेवा, तो जो सिविल सेवा है वो राज्यों के अंतर्गत सिविल सेवा या नागरिक सेवा और पुलिस सेवा और वन सेवा, शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, इस तरीके की जो सेवाएं हैं, कृषि सेवा, न्यायिक सेवा, कारागार सेवा, इस तरीके की सेवाएं जो है राजकीय सेवाओं के अंतर्गत आती। तो इस तरीके से हमने जो अध्याय 1 के अंतर्गत सेवाएं हैं और कौन कौन सी सेवाएं हैं उनके बारे में जाना। अब बात करते हैं संविधान की भाग 14 के अंतर्गत जो अध्याय 2 आता है, अध्याय 2 जिसका शीर्षक है लोक सेवा आयोग। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न बहुत से ज्यादा पूछे जाते हैं, आइए उन्हें भी समझते हैं कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं, इनको भी जान लेना अति आवश्यक है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन प्रश्नों को आप नहीं जानते हैं तो किसी तरीके से आपको परीक्षा पास नहीं कर सकते। जानते हैं तब तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इनको जान लीजिएगा। तो लोक सेवा आयोग जो अध्याय 2 के अंतर्गत इसका शीर्षक है, तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। तो इसके अंतर्गत जो क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो जो लोक सेवा आयोग की बात कही गई है, तो इस आयोग को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अनुच्छेद जो 315 है, 315 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जैसे लोक सेवा की बात कही गई है, तो संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये जो तीनों ही आयोग हो गए,
ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ही गठित किए जाएंगे। तो जो संघ के लिए लोक सेवा आयोग होगा वो भी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आएगा, और जो राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा वो भी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आएगा, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होगा वो भी 315 के अंतर्गत ही गठित किए जाएंगे। तो इस तरीके से इनका गठन, जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन है, ये संसद करेगी, और राज्य लोक सेवा आयोग इनका गठन भी जो है वो राज्य का विधानमंडल जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन करेगा, और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इसका गठन जो है, जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं उनके संकल्प के बाद, उनके प्रस्ताव के बाद जो है इन आयोगों का गठन जो है संसद करेगी। तो इस तरीके से हमने जो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो आयोग होते हैं उनके गठन की बात कही गई है। तो किस तरीके के आयोग होते हैं, ये 3 तरीके के आयोग, और इनका गठन कैसे होता है इनको जाना। अब जानते हैं जो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अनुच्छेद 316 के अंतर्गत इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल और नियुक्ति। तो इनका कार्यकाल क्या होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल, और 65 वर्ष तक ये अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, अध्यक्ष और सदस्य किसके, संघ लोक सेवा आयोग के। तो अब इनकी जो नियुक्ति है वो कैसे होगी, जो अध्यक्ष और सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उनकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति है तो कम से कम उनको 10 वर्ष का अनुभव। तो ऐसे व्यक्ति जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं, तो उनमें आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में वो प्रशासनिक पद पर कम से कम 10 वर्ष तक रहे हों। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात जानी। अब बात करते हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। तो उनका कार्यकाल जो है नियुक्त की तारीख से 6 वर्ष के लिए और अपने पद पर कार्य करेंगे, और 62 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पर जो है आयु घट के 3 वर्ष कम हो जाती है, तो 62 वर्ष तक ये अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। और जो नियुक्त की प्रक्रिया है, तो इनको भी जो सदस्य हैं उन सदस्यों में आधे से अधिक सदस्य ऐसे होने चाहिए, कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको प्रशासनिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो। कौन से प्रशासनिक कार्यों में, चाहे राज्य की सेवा में चाहे केंद्र की सेवा में, उन्होंने प्रशासनिक पद पर
जो है 10 वर्ष तक काम किया हो तो आयोग में आधे सदस्य ऐसे होंगे जो प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्तियों को जो राज्यपाल महोदय हैं वो अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय संबंधित राज्य के राज्यपाल। और यहाँ पर जो करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। इसी तरीके से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे तो उनकी भी नियुक्ति जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होगा उनका और 62 वर्ष की आयु तक रहेंगे। लेकिन जो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 316 के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल और नियुक्ति के संबंध में जाना। तो यहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि किस जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वर्ष। इसी तरीके से अगर पूछ देता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। कितने उम्र तक रह सकते हैं, तो उम्र भी ये जो है वो 62 वर्ष होगी। इस तरीके से उन्होंने कितना अनुभव प्राप्त होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में जो सदस्य नियुक्त होते हैं उनको 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो इसी तरीके से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में भी जो है नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्य की राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को और इनके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उनको समझे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 317 की। तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत अनुच्छेद 317 के अंतर्गत पदोचित या पद से हटाना। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं तो उनको पद से हटाने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जो है चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हों, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, उनको हटाने का काम जो है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो इस तरीके से किन अध्यक्ष और सदस्यों को जो है राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं, तो जो सदस्य दिवालिया घोषित हो गया हो या अध्यक्ष दिवालिया घोषित हो गया हो, और जो अध्यक्ष या सदस्य जो है किसी लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, और इसके अलावा जो है मुख्य भूमिका कदाचार की।
सिद्ध कदाचार की स्थिति में जो है कदाचार की स्थिति में जब जो अध्यक्ष और सदस्य है संविधान के नियमों के खिलाफ काम करते हैं तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति महोदय उनको उनके पद से हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? इस तरीके की मामले की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत अगर कोई अध्यक्ष और सदस्य दोषी पाया जाता है तो उस सदस्य और अध्यक्ष को राष्ट्रपति महोदय उसके पद से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके जो हटाने की बात है वो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 317 भी पूछ देता है कि अनुच्छेद 317 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 317 जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने से संबंधित है। इस बात को हमने जाना। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 318 के तहत। तो अनुच्छेद 318 के तहत जो है जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तों का तो इनकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति महोदय जो है कोई भी आयोग हो, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा या संयुक्त राज्य लोक सेवा, इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति महोदय ही निर्धारित करेंगे कि किस हिसाब में इनकी संख्या रखी जाए। तो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। संविधान में जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। तो इसका निर्धारण है जो वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे कि कितनी संख्या उपयुक्त रहेगी। संघ के संबंध में और राज्य के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या को निर्धारित करेंगे। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में भी जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। तो इस तरीके से जो संख्या है वर्तमान में जो संघ के लिए है वो अध्यक्ष और सदस्य मिलकर 9 होने चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 9 और 11 भी जो राष्ट्रपति सुविधा अनुसार वर्तमान समय में जो संख्या निर्धारित करते हैं तो वो संख्या संघ के लिए जो अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर 9 और अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर 11, इस तरीके जो उपयुक्त समझें वो राष्ट्रपति महोदय जो आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की संख्या निश्चित कर सकते हैं। हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, जैसी सुविधा की दृष्टि से वो करना चाहें उतना कर सकते हैं। अगर आ जाता है कभी कभार प्रश्न तो वैसे निश्चित तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के ऑप्शन आते हैं 9 और 11 संघ लोक सेवा के लिए तो इसको आप टिक कीजिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 319 के तहत। तो अनुच्छेद 319
19 के तहत सरकारी नियोजनों में प्रतिबंध किनका? जो लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों का सरकारी नियोजनों में प्रतिबंध। सरकारी नियोजन में प्रतिबंध। इससे क्या अर्थ है? जो कोई भी आयोग हो उसका अध्यक्ष और सदस्य है वो सरकारी सेवा में या सरकारी नौकरी में नहीं लग सकता, चाहे वो सरकारी नौकरी राज्य की हो या केंद्र की हो, तो उस नौकरी में या उस नियोजन में वो नहीं लग सकते। तो अध्यक्ष और सदस्य जो हैं सरकारी नियोजन से प्रतिबंधित हैं। इस तरीके से हमने ये जाना। अब बात करते हैं जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं कि नहीं? तो अध्यक्ष और सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अगर अध्यक्ष अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं रहते, लेकिन जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये केंद्र के संबंध में जाना। अब इसी तरीके से जो राज्य के अध्यक्ष और सदस्य हैं तो वह केंद्र जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नामित किए जा सकते हैं या नियुक्त किए जा सकते हैं। जो राज्य के अध्यक्ष और सदस्य संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संघ के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसके अतिरिक्त जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उसी राज्य में जो सदस्य है वो उसी राज्य के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है, और जो अध्यक्ष और सदस्य किसी दूसरे राज्य में पुनः अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो इस बारे में हमने ये बात जानी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 320 के तहत। अनुच्छेद 320 के तहत जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का वर्णन किया गया। तो लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं, इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत किया गया है। तो कार्य क्या है इनके कार्य जो है भर्ती कराना और प्रोन्नति और प्रशासनात्मक विषयों पर सलाह देना। जो प्रशासनिक विषय होते हैं उन पर सलाह देना। तो भर्ती से आशा जो आयोग है वो मेरिट पद्धति पर काम करता है। मेरिट पद्धति का प्रहरी। तो मेरिट पद्धति पर जो कार्य है जो लोक सेवा आयोग है वो करता है, चाहे राज्य का लोक सेवा आयोग हो और चाहे संघ का लोक सेवा आयोग हो, वो मेरिट पद्धति
पर काम करता है। तो मेरिट पद्धति से आशय जो है, जो लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती, उनकी प्रोन्नति और प्रशासनिक विषयों पर जो राय मांगी जाती है सरकार द्वारा, वो तो भर्ती से आशय क्या होता है? भर्ती से आशय होता है किसी पद हेतु योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों का चयन। तो जो लोक सेवक चयनित होते हैं उनको चयन करने का काम परीक्षा द्वारा, जो उनकी निर्धारित मापदंड होता है, जो मानक कितनी योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या इनके लिए परीक्षाएं होनी चाहिए, तो इस तरीके का निर्धारण है वो आयोग करेगा और उस आयोग के आधार पर जो योग्य और उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनको चयनित किया जाएगा। चयनित करने के बाद जो इनकी नियुक्ति होगी लोक सेवकों की, तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 320 के अंतर्गत हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 321 की। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग या कोई भी लोक सेवा आयोग है, इनके कार्यों का विस्तार, इनके कार्यों का विस्तार जो है कौन करेगा? तो इनके कार्यों का जो संघ के संदर्भ में है वो संसद करेगी और राज्यों के संबंध में है वो राज्यों के विधान मंडल करेंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 321 के तहत हमने इन बातों को जाना। अनुच्छेद 322 के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके व्यय की बात कही गई है। तो व्यय के संदर्भ में जो संघ लोक सेवा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का व्यय है वो भारत की संचित निधि से होगा। और राज्यों के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका व्यय जो है राज्य की संचित निधि से होगा। इस तरीके से जो अनुच्छेद 322 है इस बात का उल्लेख करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 323 की। तो अनुच्छेद 323 के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग हैं वो अपना प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो लोक सेवा आयोग है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को देंगे और राज्यों के संबंध में जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे। तो इस तरीके से जो वार्षिक रिपोर्ट है उनकी जानकारी जो है आयोग है राज्य का, संबंधित राज्य का जो आयोग है वो अपने संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा और संघ के संदर्भ में जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो इस तरीके से हमने
संविधान के भाग 14 के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की अक्सर संभावना रहती है, उनको हमने जानने का प्रयास किया। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।